नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग ट्री प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था के इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, उनकी एक श्रृंखला लेके आए थे। अभी तक हम अनुच्छेद 30 तक चर्चा कर चुके हैं। यहाँ इस क्लास में हम अनुच्छेद 32 से लेकर अनुच्छेद 51 तक चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि मौलिक अधिकार हम देख चुके हैं। तो मौलिक अधिकार के बाद जो बचा है मोस्ट इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए अनुच्छेद 32 है, इस पे हम बात करेंगे। और सारे डीपीएसपी अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के सभी आर्टिकल हम इस लेसन में, इस चैप्टर में, इस वीडियो में जो भी आपको इसका नाम रखना हो उस पर हम देखने वाले हैं। तो आप लोगों से सभी से अनुरोध है कि चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही आप ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हम और मेहनत करेंगे इस पर। तो बात करते हैं अब अनुच्छेद 32 की। तो सबसे पहला हमारा अनुच्छेद 32 है आज के चैप्टर का। अनुच्छेद 32 क्या करता है भैया? ये करता है कि अगर मौलिक अधिकार आपको मिल नहीं रहे हैं तो मौलिक अधिकार आपको कैसे प्राप्त होंगे। अगर कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों का आपका हनन करता है तो किस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, किस तरह से आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किस तरह से आपको ये आपके मौलिक अधिकारों को दिलाएगा, इसके बारे में चर्चा की गई है अनुच्छेद 32। इसी वजह से कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो इसमें कहा गया है अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बनता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, अगला अनुच्छेद है आपका देखो यहाँ पे अब आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई इसके बीच के इम्पोर्टेंट आर्टिकल कहाँ गए। तो इसके इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो हैं वो संविधान को लागू कराने, मौलिक अधिकारों को कब किस तरह से बंद कर मतलब कम करना है, कब इसको बढ़ाना है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात की गई है। और हम यहाँ पे इसमें कर रहे हैं क्या क्या, कौन कौन से मौलिक अधिकार जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में आते ही हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है हमने उसको हटा दिया है। ठीक है, तो बात करते हैं अब अनुच्छेद 36 की। अनुच्छेद 36 बताता है डीपीएसपी के बारे में परिभाषा, कि भैया राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, सरकार को ये स्वतंत्रताएं देते हैं, सरकार को ये गाइड करते हैं कि भैया आपको किस किस क्षेत्र में काम करना है। ठीक है, तो सरकार की एक प्रकार से दिशा सूचिका है ये, कि सरकार स्वास्थ्य में, हेल्थ में, अब एजुकेशन में, समाज में, कि गांव के विकास में किस किस में कहाँ कहाँ विकास करेगी, उसका गाइड करते हैं। ये अनुच्छेद 36 बताता है कि भैया आपको ये काम करने हैं। वहीं अनुच्छेद 40 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको ये याद करके ही रखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में क्या है। तो ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में, ग्राम पंचायतों के बारे में अनुच्छेद 40 कहता है। ये एक गांधीवादी डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व है। इसके बाद अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 बात करता है कृषि और पशुपालन संगठन की। ये भी गांधीवादी विचारधारा का है, ये भी गांधीवादी विचारधारा का है। तो हमने शुरुआत में गांधीवादी विचारधारा के रखे हैं 40, 48, 48 का और 49। ठीक है, तो कृषि और पशु संरक्षण के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 48 का किस वजह में बात करता है? पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा के विषय में बात करता है अनुच्छेद 48 का। वहीं अनुच्छेद 49 बात करता है आपसे राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण को लेके, कि भैया जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं, ठीक है, जैसे कि ताजमहल हो गया, ठीक है, और आपका लाल किला हो गया, जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं उनके स्थानों का और उनकी वस्तुओं का संरक्षण करना ये सरकार की हमारी जिम्मेदारी है अनुच्छेद 49 के तहत। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 क्या कहता है भैया? अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। देखो आप इन किसी भी आर्टिकल को, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी आर्टिकल जो हैं वो केवल और केवल इम्पॉर्टेंट ही हैं और अन्य आर्टिकल हमने रखे ही नहीं है। तो अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कि भैया दोनों एक ही नहीं है, अलग अलग है, तभी स्वतंत्र रूप से काम कर पाएंगे। अनुच्छेद 51 क्या कहता है आपका? अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। भैया हम भारत के लोग के लिए सरकार, वर्तमान सरकार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करेगी और अपने देश की सुरक्षा की बात करेगी। अब वहीं फिर अनुच्छेद 51 का क्या कहता है? अनुच्छेद 51 में 11 आपके मूल कर्तव्य हैं, जो कि कैसे हैं? जो कि लागू हैं लेकिन बाध्य नहीं है। मतलब अगर आप इनको मानोगे नहीं तो आपको सज़ा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये कहे गए हैं, ये आपके 11 के 11 यहाँ पे हैं। अब हम जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं क्या हैं आपके राज्य के, आपके जो मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं क्या।
तो पहली ड्यूटी हमारी है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ठीक है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। तीसरा हमारा मौलिक कर्तव्य है कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। अगला हमारा मौलिक कर्तव्य है भारत के सभी लोगों की समरसता और समान भाईचारा, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें और उनको बढ़ाने का प्रयास करें और प्राणी मात्र होने पर दया का भाव प्रकट करें। अगला हमारा मौलिक कर्तव्य है जो कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने की सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू ले। अगला हमारा नीति निषेधक तत्व है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी जोड़ा गया है कि भैया अगर माता पिता हो या संरक्षण हो, गार्जियंस हो, अगर उसके पास 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा है कोई, तो उसका ये कर्तव्य है कि भैया उसको शिक्षा दे, उसको शिक्षा प्राप्त कराए। तो ये हमारे नीति निर्देशक तत्व थे। तो हमें इंतजार है हमारे 1000 सब्सक्राइबर का। 1000 सब्सक्राइबर होने के पहले हम यहाँ पे MCQ या वन लाइनर पे ही यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। जैसे ही ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम आपको कंप्लीट कोर्स कराएंगे, जिस तरह मैं अन्य प्लेटफॉर्म पे कराता था। ठीक है। तो ये आपको 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरे कराने के लिए आपको ही सहभागिता, हमारी तरफ से जो कर्तव्य है हमारा वो हम कर रहे हैं, आप लोगों को भी सहभागिता निभानी है। ठीक है। ताकि अपने दोस्तों को शेयर कर सकें आप, और आने वाले समय में हम एक बेहतर तैयारी कर सकें। तो धन्यवाद इस लेक्चर के लिए, और फिर हम आपसे मिलते हैं अगले लेसन में। सो थैंक यू।